मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीम प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमारा पेपर चल रहा है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, उसको हम कंटिन्यू कर रखेंगे। और उसके अंतर्गत हमारे सब टॉपिक है वो है हिंसा के मोर्चे। हिंसा के मोर्चे के अंतर्गत हम लोगों ने 2 टॉपिक को पढ़ा है अब तक, तो वो आप लोगों को पता होंगे। हम तीसरा हिंसा का मोर्चा है उसको देखेंगे। तो उसके अंतर्गत तीसरा मोर्चा है हमारा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। इसको देख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। ठीक है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भेदभाव क्या है। हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज से हम लोगों ने सीखा है, अनुभव किया है कि प्रत्येक स्तर पर या कहीं भी किसी भी स्तर पर सामान्यतः जब किसी भी स्तर पर भेदभाव किया जाता है या ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव किया जाना या उसके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाना, ये क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। और इस भेदभाव की वजह से व्यक्ति के मन में कुंठाएं पैदा हो जाती हैं और उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है और इस वजह से वो कुंठाओं में आकर, तनाव में आकर, उत्तेजित होकर वो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है और क्या होता है, उससे समाज में हिंसा देखने को मिलती है। इसका हम एग्जाम्पल देते हैं कि क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को कभी भी दंडित नहीं किया जाता, चाहे वो कितनी भी गलतियां करता है क्लास में, कितनी भी शरारत करता है, उसे दंडित नहीं किया जाता। एक बच्चे को सदैव दंडित किया जाता है। पहले बच्चे को इसलिए दंडित नहीं किया जाता, पनिश नहीं किया जाता क्योंकि वो एक शिक्षक का छात्र है। इसलिए दूसरे छात्र को इसलिए दंडित किया जाता है कि वो एक अनुसूचित जाति का छात्र है, जनजाति का छात्र है। कोई गलती ना होने पर भी एक बच्चा तमाम गलतियां करता है, बहुत सारी गलतियां करता है और सदैव उसको छोड़ दिया जाता है, किसी भी प्रकार से दंडित नहीं किया जाता। इससे दूसरा बच्चा इसलिए दंडित किया जाता है, मैं फिर बताता हूँ, इसलिए दंडित किया जाता है कि वो अनुसूचित जनजातीय जाति का क्षेत्र है, जनजाति का बच्चा है। दोनों ही स्थितियों में बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं और उनके द्वारा हिंसात्मक गतिविधियों को देखा जाता है। पहली स्थिति की बात करेंगे कि एक शिक्षक का बच्चा इसलिए हिंसा करता है, इसलिए गलत व्यवहार करता है क्योंकि उसको दंड का भय नहीं है। उसको पता है कि कोई भी गलती करेगा उसको माफ कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से पनिश नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरा बच्चा इसलिए गलती करता है, उसकी कोई भी गलती ना होने पर भी उसके साथ भेदभाव व्यवहार किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको क्लास में अपमानित किया जाता है। इस वजह से उसके अंदर हीन भावना आ जाती हैं और वो उत्तेजित हो जाता है और आक्रामक व्यवहार करने लगता है। जब आक्रामक व्यवहार करने लगता है उसके द्वारा हमें हिंसा देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि भेदभाव क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब समझते हैं इसके अनेकों रूप हैं, इसके अनेकों प्रकार हैं जो अलग अलग स्वरूपों में देखने को मिलते हैं। जो अर्थात हम लोग भेदभाव के स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। जो महत्वपूर्ण और मुख्य स्वरूप हैं, मुख्य इसके भाग हैं, वो हैं या इसके प्रकार कहेंगे वो हैं। पहला है सामाजिक भेदभाव। इसको समझते हैं कि समाज के स्तर पर भी देखा जाता है कि तमाम व्यक्तियों को सामाजिक स्तर पर भी इसलिए अपमानित करना पड़ता है कि कोई व्यक्ति उच्च समाज का है, कोई व्यक्ति निम्न समाज का है। उच्च समाज में वो व्यक्ति आते हैं जो शैक्षिक रूप से समृद्ध होते हैं, बौद्धिक रूप से उच्च होते हैं, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं और आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं। जबकि कुछ समाज के कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो न तो क्या बोलते हैं आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, बल्कि वो गरीब होते हैं। शैक्षिक रूप से भी वो संपन्न नहीं होते, शैक्षिक रूप से भी पिछड़े होते हैं और उनकी स्थिति जातीय रूप से भी भिन्न होते हैं। इसलिए सामाजिक स्तर पर भी भेदभाव व्यक्तियों के साथ किया जाता है। इससे उन व्यक्तियों के मन में इरिटेशन पैदा होता है, उनके मन में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है
और वो आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं। और इस आक्रामक व्यवहार की वजह से, इस सामाजिक भेदभाव की वजह से समाज के एक वर्ग से एक वर्ग का दूसरे वर्ग में वैमनस्य हो जाता है और ये वैमनस्य की भावनाएं लगातार एक खाई का रूप ले लेती हैं और इन समाजों के अंदर संघर्ष देखने को मिलते हैं, तनाव देखने को मिलते हैं और हिंसा देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने भेदभाव का पहला रूप जाना, पहला स्वरूप जाना वो था सामाजिक भेदभाव। अब दूसरी बात करेंगे धार्मिक भेदभाव। धार्मिक भेदभाव की बात करते हैं। भारत देश है या हमारा जो देश भारत है, उसमें भारत की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है संविधान की, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत में सभी जातियों को समान रूप से अपने धर्म को मानने, अंतःकरण करने, पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता है। अर्थात भारत की सरकार के लिए, भारत के लिए संवैधानिक रूप से सभी धर्म बराबर हैं। लेकिन यही विशेषता संविधान की भारत का जो धार्मिक लोग हैं उनमें एक तनाव पैदा करती है, एक टकराव पैदा करती है, एक संघर्ष पैदा करती है। वो इसकी वजह ये है कि एक धर्म के लोगों द्वारा संकीर्ण भावनाओं को अपना लेना, जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को गलत मानना, उसको तवज्जो न देना, उसको सम्मान न देना। इसकी वजह से एक धर्म के लोगों में दूसरे धर्म के प्रति वैमनस्य की भावना पैदा होती हैं, दुराव की भावना पैदा होती हैं। इसकी वजह से जो धार्मिक अंतर होता है, धार्मिक रूप से जो समुदाय होते हैं, धार्मिक समुदाय होते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति गलत संदेश जाता है, गलत एक दूसरे के प्रति भावनाएं बन जाती हैं और इस वजह से समाज में हिंसा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है परंपराओं में भेदभाव। हम परंपराओं की बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, प्रथाओं की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, उसमें भी भेदभाव देखने को मिलता है। हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में भी लिंग भेद की बात करेंगे, वहाँ पर भी हमें देखा जाता है कि नहीं भाई जो बच्चे उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो लड़कियाँ हैं उनको कम, बच्चों की तुलना में कम तवज्जो दी जाती है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं परंपराओं की, तो परंपराओं ने भी, भारतीय परंपराओं ने भी जो भेदभाव की स्थिति है उसको जन्म दिया है। जैसे मैं बात करूँ मुस्लिम समुदाय की, वहाँ पर 3 तलाक की प्रथा है, अर्थात पति के द्वारा एक बार में 3 तलाक कह देने से महिला का डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन अब ये सब प्रथा समाप्त कर दी गई है। लेकिन एक और बड़ी प्रथा है, वो है बहुपत्नी प्रथा। मुस्लिम पति को, जो मुस्लिम पति होते हैं वो तो एक से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकते हैं, लेकिन महिलाओं को ये अधिकार नहीं है। वो भी क्या है, भेदभाव की स्थिति है। हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी विधवाओं को, जो पूर्व की बात करते हैं, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन जो महिलाएं पुनर्विवाह करती हैं उनको आज भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जबकि पुरुषों के बारे में ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या है, धार्मिक स्तर पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। जब इस प्रकार के भेदभाव की भावनाएं एक व्यापक रूप लेती हैं, वहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है। जब संघर्ष होता है तो हिंसा भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने तीसरा स्वरूप था भेदभाव का, वो जाना। अब देखते हैं आर्थिक भेदभाव की बात करेंगे। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति होते हैं, वो गरीब, मजदूर, बेसहारा लोग होते हैं, उनमें भी एक अंतर देखने को मिलता है। वो लोग गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों का सम्मान नहीं करते, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनका जो पारिश्रमिक है उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं देते। इसकी वजह से भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, उनमें संपन्न लोगों के प्रति भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक गलत धारणा बन जाती है। इस गलत धारणा की वजह से वर्ग भेद उत्पन्न हो जाता है और इस वर्ग भेद की वजह से संघर्ष देखने को मिलते हैं और इस संघर्ष की वजह से तनाव होता है तो वहाँ पर हिंसा देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने भेदभाव का कौन सा चौथा स्वरूप जाना या चौथा प्रकार जाना, जो हिंसा को जन्म देता है। अब नेक्स्ट देखेंगे वो है राजनीतिक भेदभाव। भारतीय राजनीति में मैं प्रारंभ से बात करता हूँ और आज तक की बात करता हूँ, राजनीति जाति पर आधारित हो गई है, राजनीति संप्रदाय पर आधारित हो गई है, राजनीति धार्मिक दृष्टिकोण नजरिए पर आधारित हो गई है। अर्थात
जिस क्षेत्र से जो व्यक्ति चुनकर आता है वो व्यक्ति ये देखता है कि हमारे क्षेत्र में कौन सी जाति के, कौन से धर्म के वोट कितने हैं, हमारे वोट कितने हैं, और जो उसका वोट बैंक होता है उसी क्षेत्र में वो काम ज़्यादा कराता है। जो उसका वोट बैंक नहीं होता है, वहाँ पर काम नहीं कराता है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो डीडीसी हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे मेयर हो, किसी भी स्तर की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर अधिकांशतः यही देखा जाता है कि राजनेता लोग अपने क्षेत्र में जो काम कराते हैं, जो उनके वोटर होते हैं, जो उनके विरोधी होते हैं, जो उनको वोट नहीं देते, उस क्षेत्र में काम नहीं कराते हैं। इससे भी समाज के अंदर टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात दो वर्ग बन जाते हैं, एक विरोधी पक्ष और एक सत्ता पक्ष। इनमें टकराव देखने को मिलता है। जब इनमें टकराव होता है तो संघर्ष और ज़्यादा बढ़ते हैं। जब संघर्ष बढ़ते हैं तो हिंसा होनी स्वाभाविक हो जाती है, हिंसा होने लगती है। इस प्रकार से भेदभाव के कारण भी हिंसा होती है, जो इसका 5वां स्वरूप है, अर्थात राजनीतिक भेदभाव। नेक्स्ट देखते हैं, वो है शैक्षिक भेदभाव। हम शिक्षा के स्तर पर भी देखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा से संपन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं, वो व्यक्ति अशिक्षित लोगों को उतना सम्मान नहीं देते कि उनको वास्तविक रूप से मिलना चाहिए, जबकि वो मानवीय गुणों की अवहेलना निश्चित रूप से करते हैं। अर्थात जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग उन लोगों के मध्य, और जो अशिक्षित लोग हैं, मजदूर हैं, निम्न तबके के लोग हैं, उनमें दुनिया बढ़ती चली जाती हैं और एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं पैदा होने लगती हैं। जब गलत भावनाएं पैदा होती हैं तो उनमें संघर्ष होना अवश्यंभावी हो जाता है, जो हिंसा का कारण बनता है। अब आगे देखते हैं, वो है लैंगिक भेदभाव। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, लैंगिक भेदभाव को अच्छे से समझाया था, पूरा एक टॉपिक था ये, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं, बहुत ही संक्षिप्त रूप में देखेंगे। लैंगिक भेदभाव क्या है? लिंग के आधार पर या जेंडर के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाना, वो लैंगिक भेदभाव कहलाता है। जैसे हम छात्र और छात्राओं की बात करें, बालक बालिकाओं की बात करें, उन दोनों के लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव करना, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो सुविधाओं के आधार पर हो, किसी भी स्तर पर उनके साथ भेदभाव करना क्या कहलाता है? लैंगिक भेदभाव कहलाता है। जिसके कारण भाई और बहनों के अंदर, छात्र और छात्राओं के अंदर एक दूसरे के प्रति वैमनस्य की भावनाएं बढ़ती हैं, और ये वैमनस्य की भावनाएं जब बढ़ती हैं तो ये अपना स्थायी रूप ले लेती हैं, और जिसके कारण समाज में तनाव देखने को मिलता है, बच्चों और बच्चियों में दूरियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण हिंसा होना अवश्यंभावी हो जाता है। तो ये भी हमने एक कारण जाना, लैंगिक भेदभाव जो भेदभाव का स्वरूप है या अगला प्रकार है। नेक्स्ट है जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव की बात करेंगे तो जातिगत भेदभाव के अंदर हम लोग देखते हैं, जो समाज है वो कई वर्गों में विभाजित है। चार जो वर्ग हैं उसमें विभाजित है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब देखते हैं, ब्राह्मण को समाज में प्राचीन काल से उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, वो शैक्षिक रूप से संपन्न माना जाता है, विद्वान माना जाता है, मनीषी माना जाता है। लेकिन जो शूद्र होता है उसकी स्थिति बड़ी निम्न होती है, बड़ी दयनीय होती है, बड़ी शोचनीय होती है। तो जाति के आधार पर एक जाति, उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जातियों का सम्मान नहीं करते, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार करते हैं। जब ये स्थिति निम्न जातियों के मध्य घर कर जाती है तो उनमें उनकी जो भावनाएं होती हैं बड़ी कुंठित हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति निराशा में आकर, फ्रस्ट्रेशन के अंतर्गत आकर, अत्याचार उन पर होने के कारण एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होने के बाद वो हिंसात्मक गतिविधियों पर तारू हो जाते हैं। और सामान्यतः कई बार देखा जाता है कि जाति संघर्ष हिंसा का व्यापक रूप ले लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने भेदभाव का जो अगला जो 8वां स्वरूप था जातिगत भेदभाव, उसको जाना। नेक्स्ट देखते हैं, वो है सांप्रदायिक भेदभाव। हम संप्रदाय के आधार पर भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है, तमाम तरीके के भेदभाव किए जाते हैं। ये अलग संप्रदाय का है, ये दूसरे संप्रदाय का है। जब इस प्रकार की भावनाएं राजनेताओं द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, शिक्षकों द्वारा इस प्रकार की जब कभी भी जो सुविधाएं होती हैं वो प्रदान की जाती हैं, या एक वर्ग को तो बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, एक संप्रदाय को तो बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, और दूसरे पक्ष का अपमान किया जाता है, उस स्थिति में भी
जो भेदभाव के कारण है वो हिंसा होनी अवश्यंभावी हो जाती है, अर्थात हिंसा होने के बहुत ज़्यादा अवसर रहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने 8वां कारण जाना या 8वां भेद जाना, सॉरी 9वां भेद जाना। अब देखते हैं 10वां स्वरूप है इसका, 10वां प्रकार है व्यावसायिक भेदभाव। हम देखते हैं व्यवसाय के अंदर भी जितने भी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, कोई भी विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कानून विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे सुरक्षा विभाग हो, चाहे विधि विभाग हो, हम किसी भी विभाग की बात करें, उच्च पदस्थ लोग जो उच्च पदों पर होते हैं, अर्थात जो ए वर्ग के अफसर होते हैं, और उसी विभाग के अंदर वो व्यक्ति चपरासी होते हैं, पियून होते हैं, 4th क्लास के लोग होते हैं, 3rd क्लास के लोग होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनमें भी एक वर्ग देखा जाता है। उच्च वर्ग के लोग अपने समकक्ष लोगों को ही सम्मान देते हैं, अर्थात उनको बराबरी का दर्जा देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जबकि जो भी 3rd क्लास के लोग हैं, 4th क्लास के लोग हैं, पियोन हैं, उनको वो तवज्जो नहीं देते, उनका सम्मान नहीं करते, उनको बात बात पर टॉर्चर करते हैं। इस प्रकार से व्यवसाय किसी भी व्यवसाय के अंदर भी हमें वर्ग देखने को मिल जाते हैं, और उन वर्गों में क्या होता है, फिर एक समूह बन जाते हैं। तो ये उनमें आपस में टकराव देखने को मिलता है। जब में टकराव होता है तो संघर्ष की स्थितियाँ देखी जाती हैं। जब संघर्ष होते हैं तो निश्चित रूप से हिंसा होती है। इस प्रकार से हम लोगों ने भेदभाव के स्वरूपों को जाना, डिस्क्रिमिनेशन क्या है हिंसा के मोर्चे के अंतर्गत। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण जो घटक है, तीसरा प्रकार है या स्वरूप है इसका, वो है भेदभाव। और भेदभाव के अंदर भी तमाम स्वरूप हैं, इसके तमाम रूप देखने को मिलते हैं। वो 10 रूप मैंने यहाँ पर बताए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं भेदभाव संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय यदि आपको यहाँ पर कट रहा होगा ग्रुप है वीडियो में, तो मैं आपको बोल देता हूँ, यहाँ पर पूरा टाइटल है ये आपका हिंसात्मक गतिविधियों को भेदभाव संबंधी हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपाय। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो हमने पॉइंट पढ़े हैं इन्हीं में हम थोड़ा सा इनसे ही आपको समझाएंगे। तो पहला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर पहला है सामाजिक भेदभाव की बात करेंगे। तो समाज के स्तर पर हम देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ धार्मिक भेदभाव, ठीक है, एक एक करके अध्ययन करते रहेंगे हम लोग। सामाजिक भेदभाव की बात करेंगे तो सामाजिक भेदभाव की समाज के स्तर पर हमें ये समाज में चेतना जागृत करनी है, ये जागृति लानी है, ये उनको अवेयर करना है कि समाज में सभी व्यक्ति बराबर हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सभी का सम्मान होना नितांत आवश्यक है। जब इस प्रकार की भावनाएं समाज के अंदर हो जाएंगी तो सामाजिक भेदभाव सही समाप्त हो जाएगा। जब सामाजिक भेदभाव समाप्त हो जाएगा, समाज में समरसता आ जाएगी, तो हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था आर्थिक भेदभाव। इसको मिटाता चलता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं मिटाता चलता हूँ। आर्थिक भेदभाव इसको सब मिटा देता हूँ, ठीक है। और सामाजिक भेदभाव हो गया, नंबर 2 हो गया नंबर 2 देखेंगे। पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा है राजनीतिक सामाजिक भेदभाव की समाप्ति, ठीक है। अब दूसरा है राजनीतिक
भेदभाव की समाप्ति, भेदभाव की समाप्ति। अब देखते हैं कि किस प्रकार से जो राजनीतिक भेदभाव था उसके कारण हिंसा होती थी, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो राजनेताओं को अपने दिमाग में ये बात बिठानी है कि वो एक राजा उस क्षेत्र के जहाँ से चुनकर को आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कोई भी असेंबली का क्षेत्र हो, या किसी भी कोई प्रधान हो, या कोई बीडीसी हो, या कोई चेयरमैन हो, या कोई ब्लॉक प्रमुख हो, या कोई मेयर हो, किसी भी स्तर की बात करें, यदि वो जिस क्षेत्र से चुनकर आता है वो उस जगह का राजा है, उस जगह का स्वामी है, और उसके लिए संपूर्ण जनता, पूरी की पूरी जनता क्या है, प्रजा है, उनके बच्चों के समान है, उनकी संतान के समान है। अतः किसी भी पूरी जनता में किसी भी जनता के साथ कोई भी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करनी है, सबका विकास करना है, सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, और सबको समरसता के साथ उनके जीवन को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार की बातें होंगी तो राजनीतिक भेदभाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है तीसरा, परंपराओं में भेदभाव की समाप्ति। नंबर 3, परंपराओं में भेदभाव की समाप्ति, भेदभाव की समाप्ति। इसको समझते हैं, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर, चाहे कोई प्रथा हो, सिद्धांत हो, मान्यताएं हो, कुछ भी हो, लेकिन जो भी मान्यताएं हैं, जो भी प्रथाएं हैं, जो भी कृतियां हैं या जो भी प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को निश्चित रूप से सभ्य समाज को समाप्त करना होगा। आज के समय की सबसे बड़ी मांग है कि जो भी कृतियां हैं, जो भी समाज में बुराइयां हैं, उनको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। जैसे मैंने जिस समय में भेदभाव की जब स्वरूप बता रहा था, तब मैंने परंपराओं के बारे में जिक्र किया था या उनका उल्लेख किया था। तो उसकी बात करते हैं, जैसे हिंदू समाज की बात की थी मैंने, हिंदू धर्म की बात की थी। हिंदू धर्म में क्या होता है, जो विधवा विवाह होते हैं, विधवा को तो मनाही रहती है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर अभी भी मनोवैज्ञानिक सोच रहती है, जो महिला दूसरी शादी करती है उसको उस स्थिति में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, उतना सम्मान नहीं दिया जाता। ठीक वैसा ही यदि उसके साथ होता है तब तो उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार से हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम मुस्लिम और महिलाओं की बात करते हैं, तो वहाँ भी एक प्रथा है, वो है बहुपत्नी प्रथा। मुस्लिम व्यक्ति को तो, मुस्लिम पुरुष को तो क्या है, एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार है, जबकि मुस्लिम महिला एक से ज़्यादा पति नहीं रख सकती। इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं उनको निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार की प्रथाएं समाप्त हो जाएगी, समाज के अंदर भेदभाव की स्थिति समाप्त होगी। जब भेदभाव की स्थिति समाप्त होगी तो तनाव अपने आप खत्म होता चला जाएगा। जब तनाव खत्म होगा तो हिंसा अपने आप छूमंतर हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा देखते हैं। चौथा है आर्थिक भेदभाव। आर्थिक भेदभाव इसको देखते हैं। मैंने बताया था समाज में जो वर्तमान की स्थिति है वो दो वर्ग बन गए हैं। एक तो पूंजीपति वर्ग बन गया है, पूंजीवाद की बात करते हैं, वो बन गया है। और दूसरे स्तर पर एक शोषित वर्ग होता है, जो निचला तबका होता है, मजदूर वर्ग होता है, वो बन गया है। उनके अंदर जो टकराव देखने को मिलता है उसके कई कारण होते हैं। अतः जो भी उच्च वर्ग है उस उच्च वर्ग को किसी भी रूप में निम्न वर्ग का, जो शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसका शोषण नहीं करना है। उसको जो भी काम कराना है उसको उसका वेतन, सम्मानजनक वेतन देना है। और सम्मानजनक वेतन देने के साथ साथ उनकी भावनाओं की भी कदर करनी है। जब इस प्रकार से उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ या आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं वो विपन्न लोगों के साथ या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ मानवता का व्यवहार करेंगे, नैतिकता का व्यवहार करेंगे, उच्च मानवीय गुणों का व्यवहार करेंगे, तो निश्चित रूप से हिंसा जैसी वारदातें देखने को नहीं मिलेंगी। अब अगला देखते हैं, पांचवा
पांचवा है राजनीतिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव मैंने बता दिया। राजनीतिक भेदभाव तो धार्मिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव मैंने बताया था, धर्म की वजह से भी अनेक प्रकार के भेदभाव देखे जाते हैं जो हिंसा के कारण बनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभिक काल से ही पारिवारिक स्तर से, विद्यालय स्तर से, खासतौर से प्राथमिक विद्यालयों से ही हमें छात्रों को ये बात बतानी है कि सभी धर्म मानवीय रास्तों से होकर ही गुजरते हैं। सभी धर्मों का एक ही सार है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, केवल की प्राप्ति या उच्चादर्श की प्राप्ति। अर्थात जब सभी धर्म मानवता की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उनमें किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। उनके अंदर सभी धर्मों के अंदर नैतिकता की बात की जाती है, मानवता की बात की जाती है, उच्च आदर्शों की बात की जाती है, मूल्यों की बात की जाती है, संस्कृति की बात की जाती है। तो क्यों फिर संघर्ष की स्थिति पैदा की जाए? हमें जो भी धर्मांध लोग हैं, कट्टर धार्मिक लोग हैं, उनके मन में ये बात बिठानी है कि कोई भी धर्म न तो बड़ा है और न छोटा है, सभी धर्म बराबर हैं और सभी ईश्वरीय रास्ता को प्राप्त करने के नायक जरिए हैं, बहुत ही उच्च तरीके हैं। इस प्रकार से जब ये भावनाएं समाज के समस्त लोगों में होंगी तो किसी भी प्रकार का हमें टकराव, संघर्ष, तनाव या हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हिंसा को रोका जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर जगह कम पड़ गई है, नेक्स्ट और देख लेता हूँ। एक वो है शैक्षिक भेदभाव, यहाँ पर लिख देता हूँ छठवां नीचे लिख देता हूँ, शैक्षिक भेदभाव। इसको देखते हैं, शिक्षा के स्तर पर भी हमें भेदभाव नहीं करना है, चाहे भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई स्थानीय सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो, किसी भी स्तर पर जितनी भी शैक्षिक सुविधाएं मिलती हैं उनको किसी न तो धर्म के आधार पर, न तो समुदाय के आधार पर, न जाति आधार पर, किसी भी आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है। इस बात को सुनिश्चित करना होगा सभी स्तरों पर। सभी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको जब इस प्रकार की किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको समान सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से शैक्षिक जो भेदभाव होता है वो समाप्त हो जाएगा और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जब भेदभाव नहीं होगा तो टकराव और संघर्ष और जो तनाव होता है, जो हिंसा होती है, वो स्वतः समाप्त होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है लैंगिक भेदभाव, सातवां। मैं लिखता हूँ लैंगिक भेदभाव। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि किसी भी स्तर पर लिंग के आधार पर या उसके जेंडर के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है। बालक है या बालिका है, छात्र या छात्रा है, सभी ये दोनों ही समान रूप से ईश्वरीय अंश हैं, ईश्वर का ही एक अंश है। अतः इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से शैक्षिक सुविधाओं में समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जो भी आर्थिक रूप से बात की जाए, धार्मिक रूप से बात की जाए, कहीं भी बात की जाए, यदि हम लैंगिक रूप से या मैंने बताया था लैंगिक भेदभाव की बात की जाए, तो हमें ये स्थिति पारिवारिक स्तर से, विद्यालय स्तर से, सामाजिक स्तर से, सरकार के स्तर से समाप्त करनी होगी। जब ये स्थिति समाप्त हो जाएगी, भेदभाव भी समाप्त हो जाएगा, भेदभाव समाप्त हो जाएगा, हिंसा अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है जातिगत भेदभाव, आठवां। जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव को पारिवारिक स्तर से जो परिवार के सदस्य होते हैं, माता पिता होते हैं, बच्चों को प्रारंभिक काल से ही, उनके प्रारंभिक जीवन से ही उन्हें ये बातें बताई जाएं कि कोई भी जाति न तो बड़ी है न तो छोटी है, सभी जातियाँ यहीं पर पैदा होती हैं, सभी जातियाँ मानव हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति मानव है तो निश्चित रूप से उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की भावनाएँ
जब परिवार के स्तर पर, विद्यालय के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बच्चों के दिमाग में बिठाती जाएगी तो ये एक बहुत बड़ा नायक तरीका होगा, बहुत अच्छा तरीका होगा, बहुत ही उत्कृष्ट तरीका होगा इसको समाप्त करने का, भेदभाव को समाप्त करने का। नेक्स्ट देखते हैं, वो है सांप्रदायिक भेदभाव। सांप्रदायिक भेदभाव जो भी चालाक या कुटिल लोग होते हैं वो संप्रदायों पर, जो संप्रदायों के एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय, छोटा संप्रदाय, जब संप्रदाय बनते हैं उनके जो मुखिया होते हैं वो अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए समाज में जहर बोलते हैं, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध खड़ा करते हैं। ये स्थिति समाप्त होनी चाहिए। जब ये स्थिति समाप्त होगी तो समाज में समरसता आएगी। संप्रदाय, जो भी संप्रदाय हैं एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। इस प्रकार से क्या हुआ, जो हिंसात्मक गतिविधियाँ हैं समाज में वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। 10वां देखते हैं, वो है व्यावसायिक भेदभाव। व्यावसायिक भेदभाव इसको देखते हैं। व्यावसायिक भेदभाव मैंने बताया था, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, चाहे किसी भी विभाग की बात करें, उसमें एक उच्च पदासीन अधिकारी होते हैं और कुछ निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उसमें निम्न कर्मचारी होते हैं जो छोटी छोटी पोस्टों पर होते हैं, जैसे बाबू हो गए, सेकंड क्लास अफसर हो गए, थर्ड क्लास हो गए, फोर्थ क्लास हो गए। उनके अंदर भी समरसता रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी विभाग को उच्च उन्नति प्राप्त करने के लिए, किसी विभागीय उन्नति करने के लिए उसके सभी कर्मचारियों में बेहतर समन्वय होना चाहिए और एक स्तर का कर्मचारी दूसरे स्तर के कर्मचारी को अच्छे से समझे, उसकी भावनाओं की कदर करे, उसके व्यक्ति का सम्मान करेगा, तभी उस व्यवसाय का विकास होगा, उस विभाग का विकास होगा। इस प्रकार से जब ये स्थिति आएगी तो हिंसात्मक गतिविधियाँ अपने आप ही समाप्त होती चली जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने इस स्टेटमेंट के अंदर क्या पढ़ा, भेदभाव पढ़ा। जो तीसरा टाइप था, मैं लिख देता हूँ मैं, जो थर्ड टाइप था इसका, हिंसा के मोर्चे का। आप चाहें तो इससे संबंधित कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं और इससे संबंधित कोई भी समस्या होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन निश्चित रूप से दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।